हेलो बच्चों, मैं एसके गुप्ता आप सभी को फिर से सॉल्यूशन चैप्टर में वेलकम करता हूं। देखो, पिछली क्लास में मैंने बहुत सारी टर्म्स को क्लियर करने की कोशिश करी। ऑलमोस्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को हमने डील कर लिया था। एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो है हमारा छूट गया था, उसको भी हम डील कर ही लेते हैं। वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या है, बेसिकली वो क्या है, क्लियर है क्या? तो देखो, वो बहुत सिंपल है। स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टेज। पीपीएम था, क्या था बच्चों? पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। इसको हम क्या डील करते हैं बच्चों, बताओ? पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन होता है। मिलियन का मतलब पता है ना आप लोगों को? 1 मिलियन में कितना रुपीस होती है? 10⁻⁶। तो यहां पे बेसिकली बहुत छोटी क्वांटिटी को अगर अपने को मेजर करना हो इन लार्ज अमाउंट में, छोटी क्वांटिटी को लार्ज अमाउंट में मेजर करना हो तो उसके लिए हम पीपीएम यूज करते हैं। जैसे पॉल्यूशन की अगर बात करें तो पॉल्यूशन में हमारे पास जो क्वालिटी होती है, डस्ट पार्टिकल होता है, वो बहुत कम है, यानी एयर में बहुत कम है। तो उनकी जो मेजरमेंट अपन उनकी जो क्वांटिटी को हम मेजर करते हैं वो हम किस चीज में बच्चों करेंगे? बोलो, पीपीएम में, पार्ट्स पर मिलियन में। क्लियर है क्या? पर मिलियन में हम देखने की कोशिश करते हैं कि उस डस्ट का कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है। क्लियर है या नहीं क्लियर है? पर मिलियन यानी कि सॉल्यूशंस की हम बात करेंगे कि उतने दूर में हमारे पास कितना प्रेजेंट है। या वाटर ले लो। वाटर की जब हम हार्डनेस की बात करते हैं, हार्डनेस आपको पता होगा, क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा, टेम्परेरी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस। जो वाटर में हार्डनेस होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के कारण होती है। हमारे पास सल्फेट भी होता है, क्लोराइड भी होता है, यानी बेसिकली कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स के कारण होती है। क्लियर है? ये क्या होती है बच्चों? वाटर में हार्डनेस होती है। तो क्या ये हार्डनेस बहुत ज्यादा होती है? नहीं। इनकी अमाउंट क्या होती है? कम होती है। तो ये सॉल्ट जो वाटर में प्रेजेंट है, इनकी अमाउंट बहुत कम है। तो इसको जब मेजर करना होता है, इस टाइप के कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करना होता है, तो हम पीपीएम यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बच्चों? पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। पर मिलियन में हम उसकी अमाउंट को मेजर करने की कोशिश करते हैं। तो देखो, पार्ट्स पर मिलियन में जैसे वेट बाय वेट था, वैसे ही यहाँ पे वेट बाय वेट पीपीएम हम करते हैं। यहाँ वेट बाय वॉल्यूम भी पीपीएम करते हैं। यहाँ परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पीपीएम करते हैं, है ना, पीपीएम। तो इसमें हमारे पास क्या होता है? बाय वॉल्यूम आ गया तो ये हम लेंगे बाय, वेट आ गया तो ऊपर वाला लेंगे बाय वॉल्यूम आ गया तो नीचे वाला लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या, हमने वेट बाय वेट के लिए क्या पढ़ा था? वेट ऑफ सॉल्यूट। बोलो, वेट ऑफ सॉल्यूट है। किस चीज में बच्चों लेना है? ग्राम में ही लेना है। डिवाइडेड बाय क्या आएगा बच्चों? वेट ऑफ बताइए, वेट ऑफ सॉल्यूशन लेना है। किस चीज में लेना है बच्चों? ये भी ग्राम में लेना है। मिलियन क्या होता है? 10⁻⁶ कर लेना, बस इतना सिंपल सा फॉर्मूला है। क्लियर है क्या? वैसे ही हमारे पास पीपीएम की अगर बात करें, पीपीएम अगर हमारे पास पीपीएम परसेंटेज हटा दो बच्चों, वेट बाय वेट में दिया हो, वेट बाय वॉल्यूम में पीपीएम दिया हो, या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में पीपीएम दिया हो, तो यहाँ पे क्या आएगा बताइए? वेट ऑफ सॉल्यूट किस चीज में आएगा बच्चों? ग्राम में आएगा। डिवाइडेड बाय, बोलो, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml into 10⁻, बताइए, 10⁻⁶ आएगा। यहां पे बताओ, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट क्यों आएगा बच्चों? वॉल्यूम आएगा, है ना। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट किस चीज में? ml में। डिवाइडेड बाय क्या होगा? वॉल्यूम ही है यहां भी, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये भी किस चीज में होगा? ml में होगा, into 10⁻⁶। तो ये सिंपली पीपीएम का क्या है मतलब है। जैसे कोई भी एग्जांपल दिया है, एग्जांपल से हम बात करते हैं। सपोज 200 ppm बाय वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि 200 ग्राम जो है, 200 ग्राम CaCO3 प्रेजेंट है किस चीज में? बोलो, प्रेजेंट इन 10⁻⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशंस। रीड करने पीपीएम को आना चाहिए बच्चों, रीड करने पीपीएम को आना चाहिए। इस पे हम बहुत प्यारा सा क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन देखते हैं, टेंशन की बात नहीं है ना। देख लिया जाए बच्चों,
चलिए देखिए आपके पास मैं लिखता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं लिख ही देता हूं। क्वेश्चन है हमारे पास, पहले आप इसको छाप लीजिए, पहले आप इसको छाप लीजिए, फिर मैं आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं। छाप लिया? चलो, छोटा सा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा भी है आपके लिए, मजा आएगा आपको, है ना क्वेश्चन देखकर। क्वेश्चन है कि कैलकुलेट मोलारिटी, क्वेश्चन है कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट की इस बार मोलारिटी कैलकुलेट करनी है, सही है ना? which has concentration of CaCO3 is 200 ppm। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे बताओ? पहले रीड करो, 200 ग्राम ऑफ CaCO3 प्रेजेंट इन, बताइए क्या होगा? प्रेजेंट इन कितने में? प्रेजेंट इन 10⁻⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशंस। है या नहीं है बच्चों? है या नहीं है? बोलो हाँ या ना। बिल्कुल है। अब आती है बात, मेरे को क्या चाहिए? मेरे को क्या चाहिए यार? मेरे को चाहिए सॉल्यूशन की डेंसिटी, सॉल्यूशन की डेंसिटी चाहिए, तभी तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं, क्योंकि मोलारिटी निकालने के लिए वॉल्यूम की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तो क्या चेक करो, आपकी मास ऑफ जो सॉल्यूशन है उसके रेस्पेक्ट में जो सॉल्यूट का मास है, दैट मींस कैल्शियम कार्बोनेट का मास है, वो क्या है? बहुत ही छोटी वैल्यू है, बहुत ही छोटी वैल्यू है। यानी 1 मिलियन में से 200 रुपया कोई मेरे से ले ले तो मैं क्या बोलूंगा? अभी भी मेरे पास 1 मिलियन ही तो रुपीस है, अभी भी मैं बोलूंगा कि 1 मिलियन ही रुपीस है। दैट मींस मास ऑफ जो सॉल्यूशन होगा अप्रोक्सीमेट इक्वल टू क्या लिख सकता हूं बच्चों? मास ऑफ सॉल्वेंट लिख सकता हूं। अरे हाँ या ना? लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? ये भी अप्रोक्सीमेट कितना होगा? 10⁶ होगा, लिख सकता हूं, ये ग्राम होगा। अब सॉल्वेंट क्या है? वाटर है। सॉल्वेंट क्या है? यहाँ वाटर है। अगर सॉल्वेंट वाटर है तो डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है? आपको तो पता है डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है? बोलिए बोलिए। डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर ml, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या आ गया? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या आ गया? बता दीजिए फटाफट। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्वेंट का जो वॉल्यूम होगा वही हमारे पास सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम होने वाला है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? बोलिए ना, बोलिए ना। हमारे पास मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी, डेंसिटी, तो मास हमारे पास 10⁶ है, डेंसिटी 1 है, यानी 10⁶ ml आ गया। आगे आ गया। मेरे को निकालना है मोलारिटी। चलो बेटा निकाल लेते हैं, निकाल लेते हैं। कतई जहर पॉइंट है, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट बच्चों अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोल्स कितना है? 200 मास है, डिवाइडेड बाय मोलर मास कैल्शियम कार्बोनेट का 100 आएगा, 100 ही आएगा क्या? चलो निकाल लेते हैं। 40 + 12 + 48, बिल्कुल 100 आएगा, डिवाइडेड बाय 10⁶ ml में है तो इधर 1000 आएगा। क्लियर है क्या? 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। यहाँ पे 2 × 10⁻, क्या आएगा बच्चों? -3 मोलर। दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ, दिस इज योर कंसंट्रेशन ऑफ क्या आया बच्चों? कैल्शियम कार्बोनेट आया। क्लियर है क्या? तो ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? अरे क्लियर है क्या? अरे बोलो हाँ या ना? क्लियर है ना? तो एक चीज और मैं बता दूं आप लोगों को कि कहीं पे यूज हो फॉर्मेलिटी टर्म्स, पहले ये छाप डालो। इस पे क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, बट इसका यूज आपको पता होना चाहिए कि कैसे इसको हम रिलेट कर पाते हैं, इसके डेटा को कैसे हम बच्चों रीड कर पाते हैं। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकती है। हो गया क्या? चलिए फिर मैं बोलता हूं, इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं अपन लोग। अरे बोल ही दो, आज ही बोलना है। फॉर्मेलिटी। सर ये कौन सा फॉर्मेलिटी की बात कर रहे हो? हम लोग जो करते हैं वो, या आप लोग करते हो वो? सर फॉर्मेलिटी हम लोग सर आपको विश कर देते हैं ना, वही वाली फॉर्मेलिटी है क्या? नहीं बेटा, ये फॉर्मेलिटी वो नहीं है। देखिए इधर फॉर्मेलिटी नॉर्मेलिटी और मोलारिटी जैसा ही या मोलारिटी जैसा ही है, ये भी एग्जैक्टली ये मोलारिटी जैसा है। कैसा है? मोलारिटी जो हम डिफाइन करते हैं ना बेटा, मोलारिटी जब हम डिफाइन करते हैं ना तो जनरली किसी भी कंपाउंड के लिए डिफाइन कर लेते हैं, लेकिन जब फॉर्मेलिटी की जब हम बात करेंगे ना तो फॉर्मेलिटी आपका बाउंड हो गया। ये बाउंड क्या हो जाता है फॉर्मेलिटी कि ये सिर्फ और सिर्फ आयनिक कंपाउंड के लिए वैलिड है। आयनिक कंपाउंड का जैसे मैं बहुत बात करूं कि NaCl अगर मैं बात करूं NaCl, ध्यान से सुनिएगा, ये क्लास 11th में भी था
कि फॉर्मेलिटी हमारे NaCl जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है, क्या एक Na और एक Cl होता है वहां? नहीं, बहुत सारे Na और बहुत सारे Cls प्रेजेंट होते हैं और एक बड़ा सा लैटिस बनाते हैं। हम जब फॉर्मूला निकालते हैं उसका तो NaCl आता है, यानी कि 1:1 रेशियो में आता है। तो इसके लिए हमारे पास ये मोलिकुलर मास नहीं, फॉर्मूला मास होता है। क्या होता है बच्चों? फॉर्मूला मास होता है। तो इस टाइप के कंपाउंड के लिए हम क्या निकालेंगे? फॉर्मेलिटी निकालेंगे। जैसे अपने पास देखो एक और एग्जांपल ले लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पोटास एलम। पोटास एलम की अगर बात करें हम तो क्या फॉर्मूला होता है? K2SO4 L2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2। तो अब यहां चेक करो कि पोटेशियम 2 है, सल्फेट हमारे पास 4 है, एल्युमिनियम 2 है और वाटर 24 है। तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो बन सकता है क्या? क्या इसका सिंपलेस्ट रेशियो बन सकता है ना? अरे बन सकता है ना। तो ये हमारे पास फॉर्मूला मास नहीं है, इसका सिंपल फॉर्मूला मास क्या होगा? KSO4 कितना टाइम्स है बच्चों? K का कितना टाइम्स? 2 टाइम्स। SO4 का कितना टाइम्स? 2 टाइम्स। L का कितना टाइम्स? 1 टाइम्स। वाटर का कितना टाइम्स बच्चों? बोलो, वाटर का कितना टाइम्स? 12 टाइम्स। तो ये हमारे पास जो इसका बनेगा ये हमारा फॉर्मूला कंपाउंड होगा, है ना? फॉर्मूला मास। इसका जब हम मास निकालेंगे तो ये फॉर्मूला मास आएगा। आया नहीं आया? आया बच्चों? आ गया। अब देखो ये हमारा फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? F से तो रिप्रेजेंट करते हैं इसको, वही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्लियर है क्या? लेकिन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नहीं लिखो, थोड़ा अजीब लगता है ये, है ना? यहां पे आप ऐसे कर लो, यहां पे आप ऐसे कर लो कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है क्या? सॉरी, फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट, सही है ना? इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देखो यही हमारे पास क्या आ गया? फॉर्मेलिटी आ गया। सब कुछ सेम है बेटा। अगर NaCl के लिए मैं बात करूं तो नॉर्मेलिटी और फॉर्मेलिटी बोथ आर सेम, बिकॉज हमारे पास NaCl के लिए जो मोलर मास होगा वही हमारा फॉर्मूला मास होगा। लेकिन इन केस ऑफ पोटास एलम जो हमारा मोलिकुलर मास होगा पोटास एलम का, वो हमारा फॉर्मूला मास नहीं होगा पोटास एलम का। क्लियर है क्या? जैसे इसका एक एग्जांपल करते हैं बच्चों, इसका एक एग्जांपल छोटा सा है, प्यारा सा है, इसको करते हैं और देखिए कैसे होता है। पहले छाप डालिए इसके फॉर्मूला को। ये यूज हमारे पास नहीं होता है, फिर भी कहीं अगर आप पढ़ते हो तो आपको आइडिया होना ही चाहिए। क्लियर है क्या? होना ही चाहिए। चलिए पहले इसका फॉर्मूला मास निकाल लेते हैं। फॉर्मूला मास ऑफ पोटास एलम निकाल ले। क्या? पोटास एलम क्या आएगा? पोटेशियम कितना है? 2 into 39 प्लस सल्फेट कितना है? 2 into 96 प्लस एल्युमिनियम 27 प्लस 12 into क्या आएगा? 18 आएगा। आएगा क्या? जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये डेटा कितनी आती है बच्चों? अरे बोल दो बेटा, बोल ही लो। 474 आता है। क्या आता है? 474 आता है। तो क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन मैं बता देता हूं, ध्यान से देखिए कि कैलकुलेट the formality, है ना? Calculate the formality of the solution in which 948 gram potass alum is dissolved in 5 liter of solutions। बहुत सिंपल है बच्चों, यही फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मेलिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट 948 डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मास क्या हमने निकाल दिया है? 474 इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कितना है? 5। तो ये कितना टाइम्स कटेगा? 2 by 5 क्या होता है बताइए? 20, यानी कि 0.4 फॉर्मूला आया। 0.4 फॉर्मूला आया। क्लियर है क्या? यहां तक की कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है बच्चों? अरे बोलो हाँ या ना? बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अभी हम आते हैं मेन सॉल्यूशन पे। कहां आते हैं? मेन सॉल्यूशंस पे। तो कुछ उसके लिए डेफिनेशंस है, तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूं कि उसमें आपको ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो और हम आगे की तरफ बढ़े। चलिए बच्चों, ये मैं पहले ही बता चुका हूं, फिर भी एक बार आपके लिए रिकैप दे रहा हूं। ये पहले भी मैं बता चुका हूं, एक बार आपके लिए रिकैप दे रहा हूं। इसको ध्यान से देखिए, है ना? आपके बुक में लिखा होगा, अगर आपने पहले की लेक्चर देखी होगी तो ये लिखा होगा। अगर आपने नहीं लिखा है फिर भी एक बार देख लीजिए, मैं बता देता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा।
सॉल्युबिलिटी क्या होती है किसी भी सब्सटेंस का, मैं 100 ग्राम क्या लेता हूं, वाटर लेता हूं, 100 ग्राम वाटर लेता हूं और उसमें मैं जैसे नमक की सॉल्युबिलिटी मेरे चेक करनी है, 100 ग्राम वाटर लिया, नमक डालते गया, वेट करके डाल रहा हूं, बात समझ में आ रही है। तो देखता हूं कि 100 ग्राम में मैक्सिमम कितना डिसॉल्व हो सकता है। एक स्टेज आएगा ना बेटा कि मैं जितना अमाउंट डाला वो नीचे जाकर प्रेसिपिटेट हो गया, बैठ गया, यानी वो डिसॉल्व नहीं हुआ। उसी स्टेज को वहां पे जितना हमारा सॉल्ट डिसॉल्व हुआ है वही उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। सपोज मान लो कि सॉल्ट जो है, नमक हमारे पास 100 ग्राम में 36 ग्राम मैक्सिमम डिसॉल्व हो सकती है, तो 36 ग्राम उसकी क्या हो गई, सॉल्युबिलिटी हो गई। बात समझ में आई नहीं आई, सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, 36 ग्राम उसकी सॉल्युबिलिटी हो गई, किसकी, सॉल्ट की, नमक की। बात समझ में आती है, NaCl की। हर एक सॉल्ट की अलग अलग अपनी सॉल्युबिलिटी हो सकती है। उसी सॉल्यूशन को हम बच्चों सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी बोलते हैं, जहां पे मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट का डिसॉल्व हुआ है, उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। दैट मींस ये सिंपल सा मतलब है कि अगर 0.005 ग्राम भी अगर मैं सॉल्यूट ऐड करता हूं उस स्टेज पे, तो सॉल्यूट क्या बनेगा, प्रेसिपिटेट बनेगा। दैट मींस यहां देखो क्या लिखा है कि अ सॉल्यूशन इन व्हिच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व at a specified temperature is called saturated solution। स्पेसिफाइड टेम्परेचर लिखने का क्या मतलब है, शायद टेम्परेचर आप बढ़ाओ तो हो सकता है कि 36 ग्राम से ज्यादा सॉल्ट डिसॉल्व हो जाए, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कभी बार बढ़ती है नहीं बढ़ती है, मेल्ट हो सकता है, डिसॉल्व हो सकता है, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती भी है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपके पास सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, थोड़ी सी बढ़ सकती है। इसके वजह से मैंने क्या किया है, स्पेसिफाइड टेम्परेचर लिया है, जैसे रूम टेम्परेचर आप मान सकते हो। फिर मैं बोलता हूं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, कैसे पता चलेगा कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या है मेरे लिए। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन आपको कैसे पता चलेगा, जैसे मैंने नमक पानी की कोई सॉल्यूशन आपको बना के दिया गया है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन है या अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। तो एक काम कर सकते हो, बहुत सिंपल सा तरीका है, वही सॉल्ट लो जो आपको सॉल्यूशन बना के दी गई है, उसमें डाल के देखो थोड़ा सा। अगर डाल के देखो थोड़ा सा, अगर वो सॉल्ट फर्दर डिसॉल्व हो जाता है, इसका मतलब वो सैचुरेटेड था ही नहीं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन था। क्या था वो, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन था। अगर वो डिसॉल्व नहीं होता है सॉल्ट, तो कौन सा स्टेज था, सैचुरेटेड सॉल्यूशन था। तीसरा जो टर्म्स है, ये दो टर्म्स हो गया है ना। तीसरा जो टर्म्स है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का है। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन सबका बात, ये क्या है, यहाँ पे बेवकूफ बना दे, क्या बना दे, सॉल्यूशन को हम बेवकूफ बना दे। दैट मींस 36 ग्राम मैक्सिमम डिसॉल्व हो सकता था, लेकिन मैंने क्या बोला, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाने से हो सकता है कि सॉल्युबिलिटी उसकी बढ़ जाए, तो 36 ग्राम से 40 ग्राम हो गया। कितना हो गया, थोड़ा सा मैं हीट किया और टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया, और सॉल्युबिलिटी भी बढ़ गई। कितनी ग्राम एक्स्ट्रा हो गई, 4 ग्राम एक्स्ट्रा हो गई। कितनी ग्राम हो गई बच्चों, 4 ग्राम। क्या वो 4 ग्राम एक्स्ट्रा प्रेसिपिटेट बना, नहीं बना। अभी मैं क्या करता हूँ, सॉल्यूशन गर्म हो गया, सॉल्यूशन क्या हो गया, गर्म हो गया। अब सॉल्यूशन को धीरे धीरे मैं बहुत स्लोली ठंडा करता हूँ। बहुत स्लोली अगर ठंडा करूंगा तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि टेम्परेचर ठंडा भी हो गया और एक्स्ट्रा सॉल्ट उसमें क्या हो गया होगा, डिसॉल्व हो गया होगा। तो उस टाइप के सॉल्यूशन को मैं क्या बोलूंगा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या वो सॉल्यूशन स्टेबल है, क्या वो सॉल्यूशन स्टेबल है, तो नहीं सर। क्यों स्टेबल नहीं है, क्योंकि उसमें 4 ग्राम एक्स्ट्रा, वो 4 ग्राम कभी भी कोई भी अगर भनक उसको थोड़ा सा भी लगा कि मेरे में 4 ग्राम एक्स्ट्रा सॉल्ट डाला गया है, तो तुरंत प्रेसिपिटेट बना लेगा। तो ये भनक कैसे लगेगा सर, ये आइडिया उसको सॉल्यूशन को कैसे लगेगा। तो अगर आप एक बूंद भी, यानी कि आप 0.001 ग्राम भी अगर उसमें आप सॉल्यूट डाल देते हो, जब सॉल्यूशन ठंडा हुआ था, तो सारे के सारे जो भी 4 ग्राम एक्स्ट्रा था सबको प्रेसिपिटेट बनवा देगा, सबको प्रेसिपिटेट बना देगा। इसके लिए लिखा क्या गया है बच्चों की, ये अनस्टेबल सॉल्यूशन होता है, ये स्टेबल नहीं होता है। आई बात समझना, वो सारे के सारे को क्या कर देगा, वो प्रेसिपिटेट बनवा देगा, स्टेबल सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा। यही लिखा हुआ है कि आप स्मॉल अमाउंट ऑफ क्रिस्टल उसमें अगर ऐड करते हो, तो जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हुआ था उसमें, उसको क्या बना देगा, वो
प्रेसिपिटेट बना देगा। इतनी कहानी आपके पास क्लियर है क्या इसकी? अरे क्लियर है क्या? सॉल्युबिलिटी, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बोर्ड में कभी कभार इसको पूछ लेते हैं तो आपको आना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों फटाफट। मैं कोशिश करूंगा कि इसका नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन में इस बार डाल दूं कि आपको ज्यादा बेनिफिट हो। मैं कोशिश करूंगा कि इसका नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूं। थियरी है ना, इसलिए बच्चों। चलिए फिर मैं क्या बोलता हूं, ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट हमारे पास अब सॉल्युबिलिटी की हम बात करते हैं ना, तो सॉल्यूशन डिफरेंट टाइप का सॉल्यूशन बनने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड, किस चीज में? सॉलिड इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, पहला केस हम जो डिस्कस करने वाले हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अपने को लिक्विड सॉल्यूशन ही पढ़ना है। तो लिक्विड का, सॉलिड को लिक्विड में हम डिसॉल्व करते हैं, फिर लिक्विड को लिक्विड में भी कर सकते हैं, फिर हम गैस को भी किस चीज में डिसॉल्व करेंगे? लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे। क्लियर है क्या? तो पहली चीज हमारे पास क्या हम पढ़ने हैं? सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स का पढ़ते हैं बच्चों। सही है या नहीं है? तो पहला हम पॉइंट जब पढ़ते हैं इसमें, तो सबसे पहला ही फैक्टर्स एलडीएल आता है। एलडीएल आता है। एलडीएल क्या है? एलडीएल क्या है बच्चों? लाइक डिसॉल्व्स लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक। ये यहीं पे सिर्फ वैलिड नहीं है, सिर्फ इसी की सॉल्युबिलिटी में वैलिड नहीं है, हर एक जगह है, यूनिवर्सल है। एलडीएल लाइक डिसॉल्व लाइक। लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब समझ में आता है आप लोगों को? लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब समझ आता है बच्चों? नहीं ना? चलो समझते हैं। हमारे पास सॉल्वेंट जो होता है, सॉल्वेंट दो टाइप का होता है, सॉल्वेंट या सॉल्यूट। सॉल्वेंट या सॉल्यूट बात कर लो, कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। कौन कौन सा बच्चों? पोलर और दूसरा नॉन पोलर। पोलर और नॉन पोलर हमने पढ़ा हुआ है। पोलर और नॉन पोलर क्या होता है? सही है ना? पोलर और नॉन पोलर क्या होता है कि अगर मॉलिक्यूल्स के पास नेट चार्ज जीरो नहीं है, दैट मींस नेट डाइपोल म्यू नेट जीरो नहीं है, तो वो पोलर है। अगर हमारे पास म्यू नेट इक्वल टू जीरो हो गया, डाइपोल अगर उसमें जीरो हो गया, तो वो क्या हो जाएगा? नॉन पोलर हो गया। तो हमने एलडीएल का मतलब क्या है कि पोलर जो है, पोलर सॉल्यूट जो है डिसॉल्व होगा किसमें? डिसॉल्व इन, अरे बोलो पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। यही तो है मतलब बच्चों। और नॉन पोलर बताओ? नॉन पोलर सॉल्यूट जो होगा, नॉन पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व होगा कहां पे? बताइए। नॉन पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व होगा नॉन पोलर सॉल्वेंट में। इतनी बात समझ में आती है क्या? अरे बोलो हाँ या ना? आती है नहीं आती है? क्लियर है? जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, जैसे मैं सिंपल सा छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं। ले लूं क्या बच्चों? अरे बोलो हाँ या ना? जैसे पोलर की बात करें तो वाटर तो अपने को पता है वाटर पोलर है। वाटर में अगर आप HCl डालो, NaCl डालो, HCl क्या NaCl ले लो, NaCl देखो आयनिक है, पोलर है, तो इसमें जैसे ही आप डालोगे वाटर और NaCl तो ये तुरंत डिसॉल्व हो जाता है, तुरंत डिसॉल्व होता है। आई बात समझ या नहीं आई? वही हमारे पास क्या होता है? बहुत सिंपल, नैफ्थलीन बॉल पता है ना? नैफ्थलीन बॉल जो होता है, कहाँ देखे तो हो गया आप लोग, वॉशरूम वगैरह में छोटा आपका लगाया गया होता है ना बल्ब नहीं बॉल, एक छोटा बॉल होता है हमारे पास नैफ्थलीन बॉल, जो कि स्मेल फ्रेग्रेंस देता है हमारे पास। वो नैफ्थलीन बॉल हमारे पास पानी में डालते हैं तो क्या वो जल्दी डिसॉल्व हो जाता है? नहीं, पानी में वो डिसॉल्व नहीं होता है। तो वो किस चीज में डिसॉल्व होगा? बहुत बेटर वे से बेंजीन जो होता है, बेंजीन हमारे पास कैसा सॉल्वेंट होता है? नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। तो उसमें वो क्या कर सकता है? इसमें आसानी से डिसॉल्व हो सकता है। इसका क्रीज क्रॉस करा दिए, दैट मींस वाटर और नैफ्थलीन एक साथ ले लिए तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, याद रखोगे। आज से क्या याद रखोगे? बोलो लाइक डिसॉल्व लाइक। थोड़ा सा अभी इसी को और समझते हैं। पहला पॉइंट समझ में आया नहीं आया? लाइक डिसॉल्व लाइक का एलडीएल, लाइक डिसॉल्व लाइक। दूसरा चीज समझते हैं, लिख लिया होगा आप लोगों ने। देखिए, जब हमने क्या डाला? सॉलिड
प्लस लिक्विड, सॉलिड प्लस लिक्विड मिलकर हमारा क्या बना बच्चों? सॉल्यूशन बना। अगर सॉलिड प्लस लिक्विड मिलकर सॉल्यूशन बना है, अगर वो सॉल्ट यानी कि सॉल्यूशन बना है तो डिसॉल्व तो हुआ होगा, सॉलिड क्या हुआ होगा? डिसॉल्व हुआ होगा। तो सबसे पहली हम बात करेंगे किस चीज की, अगर ये रिएक्शन आगे गई होगी तो डेल्टा जी मस्ट बी निगेटिव। डेल्टा जी क्या होना चाहिए? मस्ट बी निगेटिव। डेल्टा जी समझ में आता है ना बच्चों? गिव्स फ्री एनर्जी। गिव्स फ्री एनर्जी अगर निगेटिव होती है तभी रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है। रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी इसका मतलब सॉल्यूशन फॉर्म्ड हो रहा है, और डेल्टा जी अगर ग्रेटर देन 0 हो जाता है तो सॉल्यूशन, इसका मतलब सिंपल है कि सॉल्यूशन बना ही नहीं होगा। आप फर्जीवाड़ा कर रहे हो सर। उसके बाद क्या है, देखो इधर सॉलिड था, आप सोच के बताओ कि सबसे ज्यादा हमारे पास आजादी किस मॉलिक्यूल्स के पास होती है? गैस मॉलिक्यूल्स के पास, या लिक्विड मॉलिक्यूल्स के पास, या सॉलिड मॉलिक्यूल्स के पास? सोच के बताइए बच्चों, फटाफट सोच के बताइए, कमेंट में लिखिए किसके पास सबसे ज्यादा आजादी होती है? गैस के पास ना, कहीं भी भाग सकता है, कहीं भी भाग सकता है। तो देखो यहाँ सॉलिड की सबसे आजादी कम है, लेकिन यहाँ पे ये सॉलिड किस चीज में कन्वर्ट हो गया बच्चों? सॉलिड किस चीज में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड। सॉल्यूशन बना तो ये तो ऑब्वियस सी बात है ना, सॉल्वेंट तो अपना स्टेट रखेगा ही ना, तो ये सॉल्यूशन जो बना होगा वो लिक्विड होगा। तो इसने अपनी आजादी को और भी ज्यादा क्या कर दिया? बढ़ा दिया। तो आजादी बढ़ गई, इसका मतलब एंट्रोपी भी क्या आना चाहिए? एंट्रोपी क्या आना चाहिए बताइए? एंट्रोपी ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। चेंज इन एंट्रोपी ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एनसीईआरटी वगैरह में बहुत छोटी सी पॉइंट लिख कर निकल गया है, तो आपको बहुत क्लियरली आइडिया होना चाहिए। फिर मैं क्या बोलता हूं कि डेल्टा जी इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा है? डेल्टा एच माइनस टी ऑफ डेल्टा एस। तो इसको देखो, अब मेरे को क्या बनाना है? डेल्टा जी निगेटिव, डेल्टा एस तो सर पॉजिटिव है, तो ये वाला पार्ट क्या होने वाला है? ये वाला पार्ट हमारे पास निगेटिव ही होने वाला है। तो सबसे बेटर वे में क्या होगा कि डेल्टा एच जो होगा, अगर निगेटिव हुआ, डेल्टा एच निगेटिव हुआ तो मेरा बल्ले बल्ले है सर। डेल्टा एच निगेटिव हुआ तो मेरा बल्ले बल्ले है कि रिएक्शन तो फिर डेल्टा जी 100% निगेटिव होगा। 100% निगेटिव होगा तो रिएक्शन कहां जाएगी? फॉरवर्ड ही जाएगी। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव हो गया, बहुत बड़ा नंबर हो गया, डेल्टा एच पॉजिटिव में बहुत ज्यादा हो जाएगा तो रिएक्शन आगे जाएगी ही नहीं। तो डेल्टा एच पॉजिटिव में इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? लो वैल्यू होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? लो वैल्यू होनी चाहिए, तभी जाकर ये सॉल्यूशन बन पाएगा, अदरवाइज सॉल्यूशन ये बन ही नहीं सकता, ये बन ही नहीं सकता। अरे क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? तो डेल्टा एच जो पॉजिटिव वाला है, इस केस में भी सॉल्युबल हो सकता है, रिएक्शन बन सकती है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। किस चीज से? देखिए ये वैल्यू मेरे पास क्या मैं बोला इस केस के लिए, इस केस के लिए मैं बोल रहा हूं डेल्टा जी इक्वल टू क्या है मेरे पास? डेल्टा एच माइनस टी ऑफ डेल्टा एस। ये तो वैल्यू हमारे पास मॉड लगा दो सर, ये तो पॉजिटिव है ही, है ना, टेम्परेचर निगेटिव हो नहीं सकता, तो ये निगेटिव देने वाला है, ये वैल्यू पॉजिटिव है। तो इस सिंपल सा मतलब है कि टी ऑफ डेल्टा एस की जो वैल्यू होनी चाहिए वो ग्रेटर होना चाहिए डेल्टा एच से, डेल्टा एच से, मॉड ऑफ डेल्टा एच से। तो इस केस में हमारे पास, इस केस में क्या होगा? ये डेल्टा जी निगेटिव होगी, और डेल्टा जी निगेटिव होगी, इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा और सॉल्यूशन ये फॉर्म हो सकता है। बहुत सिंपल सा पॉइंट है, बहुत सिंपल सा पॉइंट है। थोड़ा सा इसको और समझने की कोशिश करते हैं। समझे क्या बच्चों? अरे समझे क्या? समझे ना? तो ये कंडीशन आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। छाप डालिए इस कंडीशन को, छाप डाले क्या? बाउंसर नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल बाउंसर नहीं जाना चाहिए। थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स को सोचो, थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स को रिवाइज करो, क्योंकि इस चैप्टर को बहुत ही ज्यादा हम थर्मोडायनेमिक्स से रिलेट करने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा थर्मोडायनेमिक्स से रिलेट करने वाले हैं। तो दिमाग खोल के बैठो, दिमाग खोल के बैठो। क्लियर है? चलो मैं इसको रफ करता हूं। अब मैं क्या बोल रहा हूं, उसको ध्यान से देखोगे। जैसे मैं NaCl को मेरे को सॉल्युबल बनाना है, ये हम पहले भी कर चुके हैं थर्मोडायनेमिक्स में, फिर से एक बात कर रहे हैं। बॉर्न-हेबर साइकिल बना रहे हैं, NaCl हमारे पास सॉलिड होता है, इसको जब हम पानी में डालते हैं तो ये Na प्लस एक्वस बनाता है, प्लस Cl माइनस एक्वस बनाता है। क्लियर है या नहीं क्लियर है? यहां से ये हमारे पास इसके लिए पूरा चेंज जो हुआ रिएक्शन के लिए, डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन हुआ। अब मैं क्या बोलता हूं कि NaCl पहले Na प्लस गैस में और Cl माइनस गैस में कन्वर्ट होता है। किसी भी आयनिक सॉलिड को ब्रेक करते हो, रिपीट करता हूं, किसी भी आयनिक सॉलिड को आप ब्रेक करते हो, किसमें? उसके गैसियस के टाइम और गैसियस एनायन में,
तो ये जो एनर्जी होती है इसको हम लैटिस एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी। इसी को अगर आप पानी में डाल दो, किस में डाल दो? पानी में डाल दो, यानी गैसियस केटायन और गैसियस एनायन से अगर आप एक्वस केटायन और एक्वस एनायन बनाते हो तो इस एनर्जी को हम हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। अच्छी बात क्या है, सोचो, यहाँ पे अपने को एनर्जी देनी पड़ रही है, दैट मींस ये वैल्यू पॉजिटिव होगा। सर ये तो पल्ले नहीं पड़ा कि यहाँ क्यों देना पड़ रहा है, यहाँ क्यों देना पड़ रहा है। सोचो, मैं एग्जांपल लेता हूं, इन दोनों की ये दो बॉन्ड है, ये दोनों बॉन्ड बना हुआ है, अगर इसको आपको तोड़ना है तो क्या ये खुद से टूट जाएगा? क्या ये दो बॉन्ड खुद से टूट जाएगा? नहीं टूटेगा ना बच्चों। तो क्या करना होगा? इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी देनी पड़ेगी तो जाकर ये अलग अलग होगा, ब्रेक डाउन होगा। देना पड़ा एनर्जी, इसका मतलब डेल्टा एच क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। अब मैं बोल रहा हूं कि ये जब Na+ है और Cl- है, यहाँ पे Na+ और Cl- है, Na+ और Cl- को कैसे डिसॉल्व करते हैं? देखो बहुत प्यारा है। जैसे जैसे पानी आया तो पानी में दो एंड होता है। पानी में दो एंड होता है, कौन कौन सा? प्लस और माइनस, सही है ना? पोलर पार्ट होता है ना यार, प्लस और माइनस। तो ये क्या करेगा? पानी पहले क्या करेगा? यहाँ पे प्लस पार्ट माइनस है और प्लस है, माइनस है प्लस है, माइनस है प्लस है। बात समझ में आती है ना? तो माइनस से Na+ चारों तरफ से क्या हो जाएगा बच्चों? घिस जाएगा, सराउंड हो जाएगा। और Cl+ किससे? प्लस से चारों तरफ से सराउंड हो जाएगा। अगर ये प्लस माइनस से चारों तरफ से सराउंड हो गया, यानी कि हमने इन दोनों के बॉन्ड को क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया। दोनों के बॉन्ड को अलग अलग कर दिया, यानी Na अलग हो गया, Cl अलग हो गया। Na और Cl अलग हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? सॉल्युबल हो जाएगा। अदरवाइज फिर से कंबाइन होकर सॉलिड फॉर्म बना सकते थे। यहाँ पे प्लस और माइनस के बीच कौन सा फोर्स लगता है? अट्रैक्शन या रिपल्सन? सोच के बताओ। प्लस और माइनस के बीच कौन सा फोर्स लगता है बच्चों? अट्रैक्शन या रिपल्सन? जल्दी से बता दो, आज ही बताना है। क्या लगेगा? अट्रैक्शन लगेगा। अट्रैक्शन में एनर्जी हमेशा रिलीज होती है। आज से अपने दिमाग में इसको डाल लोगे। तो यहाँ पे जब एनर्जी रिलीज होगी तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी अपने पास? निगेटिव में आएगी। बॉर्न हेबर साइकिल क्या बोलता है? किसी भी रास्ते से जाओ कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो होगी समेशन होगी। तो डेल्टा एच लैटिस एनर्जी प्लस डेल्टा एच हाइड्रेशन एनर्जी। क्लियर है क्या? ये वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है, ये वैल्यू हमारे पास नेगेटिव है, सही है। अब आपको ये तो पता है, हमने एक छोटी सी और कॉन्सेप्ट पढ़ी हुई है, मैं आपको इधर बता देता हूं, देखिए ध्यान से, कि ये हमारे लिए एक रिएक्शन ये है, दूसरा एनर्जी डायग्राम यहां बना देता हूं। क्लियर है? यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट होता है, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है और ये हमारे लिए प्रोडक्ट है। सोचिए, यहां से यहां एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट होता है, यहां से यहां एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट होता है, यहां से यहां क्या होता है बच्चों? एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट होता है और यहां से यहां एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट होता है। तो डेल्टा एच क्या होगा बच्चों? एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो इस केस में क्या आएगा? निगेटिव। इस केस में निगेटिव आएगा तो देखो इसकी एनर्जी प्रोडक्ट की जो है वो क्या है? मिनिमम पे है, कम पे है। जिस भी मॉलिक्यूल्स की एनर्जी मिनिमम होती है वो स्टेबल होता है। तो इस केस में प्रोडक्ट क्या है? स्टेबल है। तो डेल्टा एच निगेटिव किस चीज को फेवर करता है? रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाने के लिए फेवर करता है। और ये डेल्टा एच इसके लिए क्या आएगा बच्चों? Hp माइनस HR। Hp की वैल्यू इस बार क्या है? बड़ा है और HR की वैल्यू छोटा है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो ये प्रोडक्ट क्या बना है? प्रोडक्ट स्टेबल नहीं, अनस्टेबल बना है। क्या बना है? अनस्टेबल बना है। तो इस केस में मेरे को भी क्या चाहिए? डेल्टा एच की वैल्यू क्या चाहिए? निगेटिव चाहिए या पॉजिटिव चाहिए? सोच के बताइए। इस केस में मेरे को डेल्टा एच रिएक्शन की वैल्यू निगेटिव चाहिए या पॉजिटिव चाहिए? निगेटिव ही तो चाहिए, निगेटिव चाहिए। इसका मतलब कि डेल्टा एच जो लैटिस एनर्जी होगी वो ग्रेटर होनी चाहिए डेल्टा एच ओवर हाइड्रेशन एनर्जी ग्रेटर होना चाहिए ओवर लैटिस एनर्जी फॉर क्या है? कंडीशन फॉर solubility of any salt। क्लियर है क्या? यहां तक की कहानी समझ आई या नहीं आई? कि अगर आपको सॉल्ट को सॉल्युबल बनाना है तो उसके केस में डेल्टा एच हाइड्रेशन एनर्जी ग्रेटर होना चाहिए देन द लैटिस एनर्जी, तो जाकर आसानी से वो सॉल्ट डिसॉल्व हो सकता है, सॉल्युबल हो सकता है। अदरवाइज आपको फोर्सफुली डिसॉल्व करनी पड़ेगी। इतनी बात समझ आई? अरे बोलो हाँ ना? अगर आ गई तो छाप डालिए बेटा। बहुत सही जा रहे हो आप लोग, बहुत ही सही जा रहे हो। क्लियर है क्या? अरे बोलो हाँ या ना? हाँ या ना बोल ही दो बेटा।
अरे हाँ या ना यार, बोल ही नहीं रहे हो, बोल दिए क्या? चलो अब देखो यहाँ पे मैं एक चीज और बताता हूँ, छाप डाले। जब हमने सॉल्यूशन बनाया था बेटा, तो दो चीज हो सकती है। सॉल्यूशन जब हम बनाते हैं, सॉल्यूशन किस चीज से बना रहे हैं? सॉलिड प्लस लिक्विड। इफेक्ट ऑफ, अभी हम क्या देख रहे हैं? दूसरा जो टर्म है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पे क्या होता है इस सॉल्यूशन को जब हम बनाते हैं? तो सॉल्यूशन बना दिया हम लोगों ने, सॉल्यूशन बना। ये इक्विलिब्रियम क्यों दिखाया कि ये हो सकता है कि कुछ सॉल्यूशन वाले पार्टिकल्स अलग अलग होकर सॉलिड और लिक्विड में हमारा सेपरेट हो जा रहे हैं। तो अगर आगे जाता है तो इस प्रोसेस को हम डिसोल्यूशन बोलते हैं, इस प्रोसेस को डिसोल्यूशन बोलते हैं। अगर ये दोनों अलग अलग हो जाता है तो इसको हम क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। सही है? ये दोनों डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होता है सॉल्यूशन के वक्त, ये दोनों डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है। तो मैंने बोला कि जो ये सॉल्यूशन हमारा बनेगा, ये दो केस हो सकता था। कौन कौन सा केस हो सकता था? आइदर ये एंडोथर्मिक हो सकता था, अरे बताया था ना डेल्टा एच की वैल्यू, डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0, दोनों केस हो सकती है। या तो ये सॉल्यूशन एंडोथर्मिक हो जाए या एक्सोथर्मिक हो जाए, दोनों केस में सॉल्यूशन हमारा बनता था। एंडोथर्मिक हो जाए या एक्सोथर्मिक हो जाए। तो हमने क्या पढ़ा है सोचिए, ली चैटलियर प्रिंसिपल याद करिए, ली चैटलियर प्रिंसिपल याद करो यार। एलसीपी ली चैटलियर प्रिंसिपल भूल गए क्या? अरे नालायको, कैसे भूल सकते हो इसको, आप कैसे भूल सकते हो? चलो थोड़ा सा रिकैप दे देता हूं एलसीपी के अबाउट, ली चैटलियर प्रिंसिपल दे दूं। बहुत आसान है यार, बहुत आसान है। होता क्या है ना, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं जिससे आप आसानी से समझोगे। मैं वाटर लेता हूं, वाटर ले लूं, अरे बोलो हाँ है ना। वाटर को हमने अपने को क्या बनाना है? H2O लिक्विड को H2O गैस बनाना है, H2O गैस बनाना है। कैसे बनेगा? कैसे बनेगा ये? कैसे बनेगा? टेम्परेचर बढ़ाने से ये बनेगा या ये बनेगा? सोच के देखो, टेम्परेचर बढ़ाने से ये बनेगा या ये बनेगा? टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ये बनेगा या ये बनेगा? ये बनेगा ना, गैस बनेगा ना। तो ये इसमें हम टेम्परेचर दे रहे हैं तो एंडोथर्मिक है जो एक्सोथर्मिक है, ये है एंडोथर्मिक। ये प्रोसेस क्या है बच्चों? एंडोथर्मिक है। बात समझ में आती है? तो एंडोथर्मिक प्रोसेस में जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन कहां जाती है? रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है, रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है। यही ली चैटलियर बोलता है कि जब हम एंडोथर्मिक कोई भी हमारा रिएक्शन है, आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रिएक्शन को कहां जाना है? फॉरवर्ड जाना है। अब सोचो, रिवर्स सोचो कि H2O गैस से मेरे को H2O लिक्विड बनाना है, H2O गैस से H2O लिक्विड बनाना है। अब मैं बोलता हूं कि टेम्परेचर मैं बढ़ाऊंगा तो ये बनेगा या ये बनेगा? सोच के देखिए आप, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये बनेगा या ये बनेगा? सर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो अभी भी गैस ही बनने वाला है, तो रिएक्शन कहां आ रही है? बैकवर्ड आ रही है। तो सर फॉरवर्ड ले जाना है तो क्या करूं मैं? टेम्परेचर को डाउन करूं, कूल करूं, तो ही जाकर हमारे को क्या बनेगा? लिक्विड बनेगा। गैस को आप कूल करोगे या ठंडा करोगे, कंप्रेस करोगे तो हमारे पास क्या बनने वाला है? H2O लिक्विड बनने वाला है। यानी कि ये हमारा रिएक्शन कैसा था? एक्सोथर्मिक था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन था, एक्सोथर्मिक। इसमें टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन कहां जा रही है? रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। तो सिमिलरली अगर हमारे पास जो सॉल्यूशन बना है अगर वो एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? सॉल्युबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। वही हमारा एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी, अरे बोलो, सॉल्युबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। अरे हाँ या ना, इतनी बात समझ में आ गई। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्लियर है क्या आप लोगों को? अरे बोलो हाँ या ना, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्लियर है क्या नालायको? बोलो, कुछ तो बोलो, ABCD कुछ तो बोला करो। बोल रहे हो? समझ आ रही है बात? क्या मैं बोल रहा हूं, क्या लिखा है? ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अगर एक बार में नहीं समझ में आती है तो उसको रिमाइंड करके देखो, लेक्चर देखो, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेगा, अरे अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेगा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर के अबाउट बता देता हूं, यहीं पे मैं बता देता हूं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तीसरा जो है कौन सा फैक्टर था? इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर की अगर मैं बात करूं तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखो, सॉलिड है और लिक्विड है ना? सॉलिड है और लिक्विड है। क्या सॉलिड और लिक्विड पे प्रेशर का कोई खास इफेक्ट होता है?
क्या सॉलिड और लिक्विड पे प्रेशर का कोई खास इफेक्ट होता है? यस और नो? यस और नो? फटाफट लिख के बताओ कमेंट में, यस और नो? सर नो, आंसर है नो। क्यों? क्योंकि ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं, बहुत कम ये कंप्रेस हो पाते हैं, इसके वजह से प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो लिख दोगे देयर इज नो इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी। किसके लिए? सॉलिड प्लस लिक्विड के लिए, है ना? क्यों बच्चों? बिकॉज सॉलिड एंड लिक्विड आर इनकम्प्रेसिबल। अरे क्लियर है क्या बच्चों? क्लियर है क्या? छाप डालो बेटा। अरे छाप डाले क्या? बोलो हाँ या ना? छाप डाले तो बहुत ही अच्छी बात है, सही है ना? बहुत ही अच्छी बात है, सही है, छापिए। चलो, ये आज का हमारे लिए लास्ट टॉपिक होगा। अगली क्लास में हम हेनरी लॉ स्टार्ट करेंगे। उससे पहले थोड़ी सी चीजें आपको बता दूं। सेकंड टाइप का जो हमारा सॉल्यूशन था, लिक्विड गैस सॉल्यूशन। लिक्विड और गैस को मिलाते हैं तो सॉल्यूशन बनता है। जैसे एग्जांपल ले लो, CO2 H2O NH3 और वाटर डालते हैं तो सॉल्यूशन हमारे पास फॉर्म होता है। इसकी स्टेज कैसी होती है? इसकी फेज हमारे पास लिक्विड ही होती है। अब देखो क्या सबसे पहला चीज अगर रिएक्शन आगे जा रही है तो डेल्टा जी क्या होगी? निगेटिव होगी। सॉल्यूशन अगर फॉर्म्ड हो रहा है तो डेल्टा जी 100% निगेटिव होगी। अब देखो यहाँ गैस मॉलिक्यूल्स हमारा लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है बच्चों। गैस मॉलिक्यूल्स लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसकी आजादी कम हुई या ज्यादा हुई? कम हुई या ज्यादा हुई? इसकी फ्रीडम कम हुई या ज्यादा हुई? यार लिक्विड तो पास होते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स चाहे तो कहीं भी मूव कर सकता है। अगर कहीं भी मूव कर सकता है तो उसकी आजादी क्या होगी? ज्यादा होगी गैस का। लिक्विड का क्या होगा? आजादी कम होगा। इसका मतलब डेल्टा एस की वैल्यू इस बार क्या हो गई? निगेटिव हो गई, कम हो गई। अगर डेल्टा एस की निगेटिव वैल्यू हो गई है तो इस बार अपने लिए बहुत टेंशन की बात आ गई है। बताइए, बहुत ही ज्यादा टेंशन की बात आ गई है। टेंशन की क्या बात है? डेल्टा जी इक्वल टू हमारे पास क्या फॉर्मूला था? डेल्टा एच माइनस, बताइए, माइनस टी ऑफ डेल्टा एस। यही था बच्चों। अब देखो इस बार डेल्टा एस की वैल्यू निगेटिव है तो ये वैल्यू क्या आ गई? पॉजिटिव आ गई। अगर डेल्टा एच को डेल्टा जी को निगेटिव होना है तो उसके लिए एक ही कंडीशन है कि डेल्टा एच मस्ट बी निगेटिव, है ना? फॉर क्या लिखोगे? फॉर डेल्टा जी निगेटिव, है ना? डेल्टा एच मस्ट बी निगेटिव। क्यों मस्ट बी निगेटिव होगा? क्योंकि ये जो पूरी क्वांटिटी है, ये पूरी क्वांटिटी मैं देखो इधर लिख रहा हूं माइनस, ये इस पूरी क्वांटिटी क्या हो गई? पॉजिटिव हो गई। डेल्टा एस निगेटिव था, माइनस के साथ मल्टीप्लाई हुआ, पॉजिटिव हुआ। टी हमारा पॉजिटिव भी होने वाला है तो ये पॉजिटिव हो गया। और डेल्टा जी को बनाना है निगेटिव तो उसके लिए डेल्टा एच हमारे लिए निगेटिव ही होना चाहिए। यानी सिंपली ये बोल सकते हो कि ये टाइप का अगर जो भी सॉल्यूशन हमारा फॉर्म होगा, ये सॉल्यूशन कैसा होगा? एक्सोथर्मिक होगा। क्या होगा बच्चों? एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन बनेगा। कैसा सॉल्यूशन बनेगा? एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन बनेगा। आया नहीं है? पहला पॉइंट क्लियर है? पहला पॉइंट क्लियर है क्या बच्चों? फर्स्ट पॉइंट बहुत ही अच्छे से आपको क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए कि आपके पास डेल्टा एच निगेटिव होना चाहिए। और कितने से कितना ज्यादा होना चाहिए? डेल्टा एच की जो वैल्यू होनी चाहिए मॉड ऑफ टी ऑफ डेल्टा एच से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। टी ऑफ डेल्टा एच से ज्यादा होना चाहिए। निगेटिव में भी ऐसा नहीं कि निगेटिव हो और पॉजिटिव वाला क्वांटिटी ज्यादा हो तो ओवरऑल डेल्टा जी हमारा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन पॉजिटिव तो बनाना नहीं है, मेरे को निगेटिव बनाना है तो इसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए इन दोनों से। मॉड लगा दिया कि आपको टेंशन की बात ही नहीं है, मैग्नीट्यूड इसका ज्यादा होना चाहिए इससे। क्लियर है? ओके। अब देखो सबसे पहली जो पॉइंट की अगर हम बात करें, पहला पॉइंट वही एलडीएल तो हमारा अप्लाई होने ही वाला है कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक तो हमारा यहाँ बच्चों अप्लाई होता ही है। जैसे मैं बात करूं वाटर है, वाटर को अगर वाटर में हम N2 गैस को डाल, पहला फैक्टर वही LDL, लाइक डिसॉल्व लाइक। H2O को अगर N2 में डालूं, H2O हमारे पास, H2O को हम क्या ले लेते हैं? H2 में HCl गैस ले लेते हैं। HCl गैस भी होता है, बात समझ में आती है ना? HCl को ये देखो, ये कैसा होता है? पोलर होता है। ये कैसा होता है? पोलर होता है। ये क्या होता है? ये भी पोलर है। तो पोलर और पोलर ये तुरंत रेडली, इसकी अगर सॉल्युबिलिटी S1 है और ये देखो ये इसकी सॉल्युबिलिटी S2 है, S1 इज वेरी ग्रेटर देन द S2। क्यों बच्चों?
क्यों होगा ऐसा? क्यों होगा सोच के देखिए। क्यों हमारे पास क्या है? नॉन पोलर है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, और वाटर कैसा है? पोलर मॉलिक्यूल्स है। तो वाटर अगर पोलर है तो इसमें नॉन पोलर में डिसॉल्व हो ही नहीं सकता, तो S1 की सॉल्युबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी देन द S2। ये पहली पॉइंट बहुत ही अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर N2 को डिसॉल्व कराना है, N2 को डिसॉल्व कराना है तो C6H6 यानी बेंजीन कैसा हो गया? नॉन पोलर। नॉन पोलर हो गया किस चीज में? C6H6 को N2 में डालो तो इसकी सॉल्युबिलिटी अगर हम बात करें, इसकी सॉल्युबिलिटी हम S3 बात करें तो ऑब्वियस सी बात है S2 से क्या होगी? ज्यादा होगी। S2 से क्या होगी बच्चों? ज्यादा होगी। इन दोनों में क्या कंपैरिजन है इस पे हम अभी डिस्कशन नहीं करेंगे, बस इतना आपको LDL समझ में आना चाहिए कि लाइक डिसॉल्व लाइक होता है, लाइक डिसॉल्व लाइक होता है। पहला पॉइंट क्लियर है, लाइक डिसॉल्व लाइक। फर्स्ट फैक्टर्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। दूसरा फैक्टर्स पे आते हैं। दूसरा फैक्टर्स क्लियर है क्या? अरे फर्स्ट फैक्टर क्लियर है बच्चों, दूसरे फैक्टर्स पे आते हैं। सेकंड फैक्टर और प्यारा है, टेम्परेचर। फिर से आ गया कहानी टेम्परेचर की। देखो बच्चों टेम्परेचर की कहानी है, ये रिएक्शन कैसा है? एक्सोथर्मिक है। ये रिएक्शन कैसा है? एक्सोथर्मिक है। अरे बोलो हाँ या ना? we know that है ना, लिक्विड प्लस गैस सॉल्यूशन इज क्या है? एक्सोथर्मिक। अगर एक्सोथर्मिक नहीं हुआ तो सॉल्यूशन ही नहीं बनेगा। So on increasing temperature रिएक्शन कहां जाएगी? रिएक्शन proceed in backward डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा बच्चों। रिएक्शन कहां जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में गई है तो सॉल्युबिलिटी, हेंस क्या लिखोगे? एंड सॉल्युबिलिटी क्या होगी बच्चों? सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। बहुत अच्छे से पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। इसका यानी ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ आप ले लो, जैसे ग्राफ बनाना है इसका, बहुत प्यारा है ग्राफ, मैं बना ही देता हूं आप लोगों के लिए कि ये हमारे पास सॉल्युबिलिटी है, इधर हमारा टेम्परेचर है। तो लो टेम्परेचर पे ज्यादा होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो ये बहुत सिंपल सा ग्राफ था जो आपको समझ में आना चाहिए था। तीसरा जो फैक्टर है, तीसरा फैक्टर है वो है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। क्या है? इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इस पे पूरा अलग ही हमारे पास टॉपिक है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर पे अलग ही टॉपिक है जिसका नाम है हेनरी लॉ, जो हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। हेनरी लॉ के अबाउट। यहाँ तक अगर आपको कुछ भी डाउट्स आता है तो आप पर्सनली मेरे को मैसेज कर सकते हो, पूछ सकते हो। कुछ भी दिक्कत आती है हम इस पे बात करेंगे फिर से, अगर कुछ भी आप लोगों को प्रॉब्लम्स आती है तो। नहीं तो कोई बात ही नहीं है। हम अगली क्लास में हेनरी लॉ स्टार्ट करेंगे, उसको खत्म करेंगे, उस पर क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। सही है क्या बच्चों? आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में विद नई टॉपिक, नई एनर्जी के साथ। थैंक यू बच्चों।